हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने एसएससी जीडी के 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने वो 2 सेट नहीं देखे हैं तो आप एग्जाम कार्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर उस दोनों सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। हमारी अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है एसएससी जीडी की, उस बुक से जो अभी इंडिया की मोस्ट सेलिंग बुक है एसएससी जीडी में, इसी से मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3 करवा रहा हूं। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम कार्ड लाइव, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा पीडीएफ और हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारियां, फ्री क्लास, पेड क्लास, सारी चीजें आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट 3 का पहला सवाल सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाना है। जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मैथ में आपको प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट से आपको मैं इस लायक बना दूंगा कि आप 25 में 25 सवाल कर पाएंगे। बस आपको तरीका आना चाहिए कि सेट कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूं आप वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। 2 बातें होंगी, या तो क्वेश्चन आप बना पाएंगे या तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तब तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन बना भी लिया तो आप मेरा अप्रोच जरूर देखिएगा कि मैं उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करवाता हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कैसे बनाते हैं इन सवाल को ध्यान से समझिएगा। जब भी संख्या के व्युत्क्रम का योग पूछा जाए, कोई संख्या है n1, कोई संख्या n2 है, उसके उल्टे का अगर योग पूछा जाए, व्युत्क्रम का योग, तो उसका आंसर होता है, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आंसर होता है। तो बेटा सम ऑफ नंबर्स कितना दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है, गौर से देखेंगे तो ये दिया हुआ है 36। एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है 105 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, और 12 105 3 से कटेंगे ये 4 बार में, ये 35 बार में, यानी 4/35। राइट आंसर है 4/35। ऑप्शन डी सही जवाब है बिल्कुल। आप मुझे ये भी बताएंगे पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद कि आपने कितने सवाल किए हैं, कितने गलत हुए आप। इससे आपकी एनालिसिस होगी साथ साथ, एक ही वीडियो में समझिए, डेली आपकी एक प्रैक्टिस सेट लगेगी। इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता रुपए 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। तो 225 में खरीद रहा है, 225 में खरीद रहा, इतने में खरीदा कॉस्ट प्राइस, और 15 रुपए खर्च कर दिया, तो इसकी टोटल लागत जो हो गई वो 240 रुपए होगी। इसे ये बेच देता है, कितने में बेच रहा है, तो सवाल कहता है 300 रुपए में। तो बताइए इसे लाभ कितने का हो गया। 240 की चीज अगर 300 पर बेचेंगे तो इसे लाभ कितने का हो जाएगा, 60 का लाभ होगा। किस पर, 240 पर। तो 100 पर कितना है, वही परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको 4 बार में काटेगा और 400 को 25 बार में, 25% राइट आंसर होगा, 25% सही जवाब होगा। बहुत ही आसान सा सवाल। अगला सवाल कहता है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य के एक परिवार की औसत उम्र 18 वर्ष थी। कहता है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है
तो बच्चे की आयु बताए। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सीधा सीधा ट्रिक समझा रहा हूं आपको, कुछ मत कीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए कि बच्चा जन्म हुआ है और आयु उतनी है, डायरेक्ट बच्चे की उम्र लिखिएगा। आपसे बच्चे की उम्र पूछी जाएगी और डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। आप देखिए कि एवरेज कितना दिया हुआ, तो एवरेज कितना दिया हुआ 18 माइनस, आप ये देखिएगा कितने साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले, तो यहां 2 लिखिए। आप देखिए परिवार में कितने लोग हैं, 8, तो 2 में 8 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 18 में से 8 दूनी 16 जाएगा, 2 साल। 2 साल सही जवाब होगा। देखिए ऐसे अगर आप सोचकर करते हैं ना, मैं आपको क्लास में ये सब तो बताऊंगा ही कि ये आता कैसे है, लेकिन ऐसे अगर ट्रिक से करते हैं तो समझिए मौखिक है। मैं तो टीचर हूं इसलिए ये लिख रहा हूं, ये सब सवाल में कुछ लिखने वाला है ही नहीं, बिना कुछ लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से सवाल को। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा की विपरीत दिशा में चला रहा, अप स्ट्रीम में चला रहा है, और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में चला रहा है, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। कहता धारा की चाल क्या है? याद रखिए धारा की जो चाल होती है, जो धारा की चाल होती है रिवर, वो बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ये होता है धारा की चाल। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का मान निकाल लीजिए। देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है, अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कितने समय में? 5 घंटे में, तो 28/5 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस आज भी वो 28 किलोमीटर ही, सॉरी 13 किलोमीटर तय करता, आज वो 13 किलोमीटर तय करता, उतने ही समय में 5 घंटे में 13/5 किलोमीटर पर घंटा। तो भैया इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 28 और 13 का अंतर, 28/5 13/5, अंतर करेंगे 28 माइनस 13, तो ये 15/5 आ जाएगा, और नीचे 2, 5 15 को काटेगा 3 बार में, 3/2, यानी 1.5 सही जवाब होगा। 1.5 1.5 राइट आंसर होगा, 1.5 सही जवाब होगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का सवाल था, एकदम आसान सा लॉलीपॉप सा सवाल। अगला सवाल कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो एक्चुअल डेटा का कोई रोल नहीं है। यानी यहां जो 750 लिखा है ना, ये बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया। अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना। 4/3 गुना का मतलब अगर विक्रय मूल्य को हम 3 मान ले तो क्रय मूल्य 4 हो जाएगा। हमें यह पता चल गया कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस 4 रुपए थी और बेचा गया था 3 रुपए में। 4 रुपए की चीज को अगर हम 3 रुपए में बेच रहे हैं तो बेटा मुझे 1 की हानि हो रही है, किस पर? 4 पर। तो 100 पर कितने की होगी? 400 को 25 पर काटेगा, 25% की हानि होगी, 25% का लॉस हो रहा होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A का 90% B के 30% के बराबर। देखिए कितना लॉलीपॉप वाला सवाल है। A का 90% जो है वो बराबर है B का 30%। तो भैया बताइए, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया और 30 90 को काट लेगा 3 बार में, इसकी टोपी उसके सर कर लीजिए। B का मान 3 है और A का मान कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमें यह पता चल गया A और B की वैल्यू कि B का मान 3 है, A का मान 1 है। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो कहता है B/A, पहले B फिर A, तो 3 1 आंसर होगा। गलती से 1 3 मत कीजिएगा, हालांकि 1 3 ऑप्शन भी नहीं है, तो 3 1 राइट आंसर, 3:1 राइट आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में फेल हो गए हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। कुल छात्रों की संख्या बताएं, यहां कुल लिखा हुआ, कुल छात्रों की संख्या बताएं। देखिए ये सेट थ्योरी का सवाल है जो परसेंटेज में आता है। ऐसे सवालों में सेट थ्योरी का एक सूत्र लिखता हूं, उसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है ना सवाल में कि इसमें पास हुए, किसी ना किसी प्रकार से पास हुए लोगों की संख्या, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूं उससे निकालिएगा।
पास हुए छात्रों की जो संख्या परसेंट वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं? आप लिखिए कि उसने अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए, तो 80, हिंदी में कितने पास, गणित में कितने पास हुए 85, और दोनों में कितने पास हुए उसे घटा दीजिए, दोनों में कितने पास हुए तो 75 दोनों में पास हुए, ये 10 आ गया, 80 10 90, यानी 90% लोग ऐसे हैं भैया जो पास हो रहे हैं। कोई भी चीज की परसेंटेज वैल्यू 100% होती है, अगर 90% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, फेल 10%। इसी 10% का मान वो बता रखा है कितना, 40। 10% का मान 40 है, कहता है टोटल छात्र कितने होंगे। कोई भी टोटल चीज हमेशा 100% को सूचित करती है, तो 100% का मान क्या होगा, 10 से 100 जाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 40 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 400। 400 सही जवाब होगा, 400 राइट आंसर होगा, और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ए सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 10, 12 और 15 दिन की अगर बात करें, 10, 12 और 15, जब भी इतने समय में कोई काम पूरा करते हैं उस समय का एलसीएम ले लीजिए, वर्क पता चल जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। यानी ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा एक दिन में। ये इनकी क्षमता आ गई, ये काम आ गया, ये इनकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में कहता है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो भैया ए और बी को काम करवाइए। ए और बी एक दिन में 6, 5, 11 काम करते हैं, तो ये 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 11 चौके 44, 44 काम ये कर लेंगे। 60 में 44 हो गया तो बचा कितना, 16। शेष काम 16 बचा है, शेष काम 16। कहता है कि शेष काम को पूरा करने में सी को कितना समय लगा, 16 काम करना है, और सी का समय क्या होगा, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। शेष काम 16 काम है और सी की जो क्षमता है वो 4 है, तो 16/4, 4 दिन। 4 दिन सही जवाब होगा, कहां है 4 दिन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4 दिन। ठीक है, 4 दिन सही जवाब हो रहा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 9 नंबर सवाल कहता है 2 वर्ग की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर हैं। जिस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है उसकी भुजा बताएं। 2 वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी जो भुजा है वो 12 मीटर है, दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा जो है वो 5 मीटर है। कहता है एक तीसरा वर्ग बनाए जिसका क्षेत्रफल इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो भैया इसका क्षेत्रफल होगा 12 का स्क्वायर 144, इसका क्षेत्रफल होगा 5 के स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 है। इसका क्षेत्रफल अगर 169 है तो क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा की वैल्यू क्या रह रही होगी, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, यानी 13 भुजा की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, जिसे ट्रिपलेट्स याद है वो तो 12, 5, 13 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, तो ट्रिपलेट से इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का ही सवाल है। कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक हो तो उस वृत्त की लगभग परिधि क्या है। तो देखिए ऐसे सवाल बड़े अच्छे से सवाल होते हैं और इसमें बच्चा परेशान हो जाता है कैलकुलेशन में मात खा जाता है। मैं आपको बताता हूं कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं फंसेंगे अगर आप मेरे तरीके से सोचेंगे सवाल। कहते हैं यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। मैं कहता हूं व्यास और परिधि का अनुपात निकालिए। व्यास क्या होता है, अगर मैं व्यास को डी बोलूं, अगर मैं व्यास को डी बोलता हूं तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, 2πr, और 2r का मतलब d होता है, यानी परिधि को हम पाई डी लिख सकते हैं, परिधि को पाई डी लिख सकते हैं। अगर अनुपात निकालो d से d भैया खत्म हो जाएगा, और पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। अनुपात में नीचे कुछ नहीं आता, इसको ऊपर फेंक देंगे, यानी 7:22, यानी इसकी व्यास, डायमीटर और परिधि का जो रेशियो है वो 7:22 है। अब सवाल मुश्किल नहीं है, अगर आप रेशियो से जाते हैं अब मुश्किल नहीं है। ये देखिए कि इसकी परिधि इसकी व्यास से कितना अधिक आई है, तो 15 अधिक आई। इसी का मान वो कहता है जी नहीं 15 अधिक नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो 16.8 है। अगर 15 की वैल्यू 16.8 है तो एक का मान क्या होगा, कितने बार में काटेगा, 15 एकम 15 बचा 18, 15 एकम 15 3, 15 दूना 30, एक का मान 1.12 है। तो वो कहता है परिधि की वैल्यू बताएं। हमारी जो परिधि है वो क्या है बेटा,
परिधि है 22, ये तो व्यास है, ये परिधि है 22, 22 की वैल्यू क्या होगी, तो 22 इंटू 1.12। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। 22 दूनी 44 के 4 आ जाएगा, बचा 4, 22 एकम 22, 22 4 26, 26 के 6 बचा 2, 22 एकम 22, 22 2 24, 24.64। भैया 24.64 कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब। इस सवाल को अगर आप रेशियो से ना करें तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी क्वेश्चन में, रेशियो से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल कहते हैं वो कौन सी राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। मुझे बताइए कि 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, यही तो कह रहा है 676। तो मुझे बताइए 1 साल है, ये पूरा 2 साल है, तो ये तो 1 साल रह रहा होगा ना, बीच की अवधि हो गई 1 साल। इसका अनुपात निकाल लीजिए कि इसके अनुपात की वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो ये वैल्यू 26 से कट जाएगी 25 बार में और ये 26 बार में। अगर 1 साल में मूलधन और मिश्रधन की वैल्यू 25-26 है, इसका मतलब हर एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना इंटरेस्टिंग है कि हर साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात सेम रहता है। अगर 1 साल में 25 और 26 है तो यहां भी 1 साल में मूलधन और मिश्रधन 25 और 26 होगा। अब बताइए 1 साल बाद का मिश्रधन कितना, तो 1 साल बाद का मिश्रधन दिया हुआ है 650, यानी इस 26 की वैल्यू 650 है, तो 1 का मान 25 होगा। 1 का मान 25 है तो 25 का मान 25 इंटू 25 625। भैया 625 कहां है, सी सही जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा सवाल का, सी सही जवाब होगा। एकदम प्यारा सा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल बताए। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, सीजीएल में भी आ चुका है ये सवाल, अच्छा सवाल है, जब भी आता है बच्चे को परेशान करता है। देखिए कैसे हम लोग आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अगर मैं आपसे अभय का समय पूछूं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 30, अभय की चाल को मैं ए ले लेता हूं, बराबर समीर जब तय करेगा 30, समीर की चाल को मैं एस ले लेता हूं, तो 30 बटे एस। इसका जो समय आया समीर का समय, इससे 2 घंटा अधिक है अभय का समय, तो बराबर ये पुट कर दिए भैया, अभय का समय बराबर समीर का समय प्लस 2, यही 2 घंटा अधिक। अब सवाल पढ़िए, कहते हैं यदि अभय अपनी चाल को दुगनी कर दे, यानी ये 1 के बजाय 30 की दूरी को 2a से तय करे, ऐसे तय करे, तो कहता है उसे समीर से 1 घंटा कम समय लेगा। यानी समीर का समय तो आज भी 30 बटे एस के बराबर है और इससे 1 कम लेगा। भैया अगर हम इसे घटा दें, माइनस कर दें, खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर माइनस करें तो इससे 30 बटे एस से 30 बटे एस खत्म हो गया, 2 में से -1 घटाएगा 3 बनेगा, और इधर घटाएंगे 30 बटे ए, 2 खत्म, काट देगा इसको 15, तो 30 बटे ए माइनस 15 बटे 30 में से 15 गया 15 बटे ए बराबर, और राइट हैंड साइड में 2 में से -1 घटाएंगे 3, तो 3 इसको 5 बार में काटेगा, ए की वैल्यू 5 होगी। यानी अभय की जो चाल होगी भैया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी। अभय की जो चाल होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर होगा। 5 किलोमीटर पर आवर सही जवाब होगा अभय का चाल। ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल है, आसान, सिर्फ फंडामेंटल तरीका से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये सब सवाल को मैं जब बैच में समझाता हूं तो अलग अलग तरीके से भी समझाता हूं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जिससे बच्चा तुरंत समझ ले, कैच कर लेगा इस सवाल को। अगला सवाल कहता है 0.25 इंटू 2.25 का सिंपल फॉर्म क्या होगा। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे तुम, ये सब बहुत आसान सवाल, गलती होने की संभावना ही नहीं है क्वेश्चन में गलती होने की संभावना ही नहीं। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहां से आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहां से आएगा।
25 की वर्गमूल 5 होती है, 225 की 15 होती है, और 100 का वर्गमूल 100 ही बन जाएगा। 75/100 0.75। 0.75 कहाँ है? तो ऑप्शन सी लिखा हुआ। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 0.75 जीरो है, तो भैया याद रखिए डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा ले फर्क नहीं पड़ता, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, तो 0.75 राइट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल। अगला सवाल कहता है 45 विद्यार्थियों की एक समूह में 25 लड़कों का औसत भार 38 किलोग्राम है और 20 लड़कियों का औसत भार 32 किलोग्राम, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, एकदम मैं ट्रिक से आपको समझाता हूं। बेसिक तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगी इससे। कहता है सवाल में कि 45 विद्यार्थियों के एक समूह में 25 बॉयज हैं, 25 बॉयज, और इनका जो औसत है वो है 38 किलोग्राम, और 20 जो लड़कियां हैं, 20 जो गर्ल्स हैं, इसका जो औसत है वो 32 है। सबसे पहले याद रखिएगा पूरे क्लास का एवरेज पूछ रहा है। एवरेज कभी भी संख्या पर निर्भर नहीं करता है, आप संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। 25-20 का 5 से कट के 5 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो बेसिक तरीका है वो ये है, इस दोनों को गुना कर लीजिए, इस दोनों को गुना कर लीजिए, टोटल 5 4 9 से डिवाइड कर दीजिए। ये बेसिक तरीका, जो जाना चाहते हैं बेसिक से वो बना सकते हैं ऐसे। मैं ट्रिक से अगर बात करूं तो ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा। कभी भी औसत निकालना हो तो आप छोटी संख्या को औसत मान ले कि 32 इसका औसत है, और औसत वो संख्या होती है जिससे सबको सूचित करते हैं, यानी इसको भी 32 बनाएंगे। इसको 32 बनाने के लिए 6 हटाना पड़ेगा। एक संख्या में 6 हटाएंगे तो यहाँ 5 संख्या 6 पंचे 30, और ये टोटल में बांट दीजिए 9 में, तो 3 से कट जाएगा 3 बार में 10 बटे यहाँ 10 और 10 बटे 3 3.33 32 3 35.33 35.33 कहाँ लिखा हुआ? सी सही जवाब होगा, सी राइट आंसर होगा। सवाल एकदम आसान, कैलकुलेशन तो है ही नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं की छात्रों का औसत संख्या 50 है, जबकि उनमें से 5वीं से 9वीं कक्षाओं के छात्रों की संख्या का औसत 54 है, तो 10वीं का औसत क्या होगा? बेटा 5वीं से 9वीं में यानी कितनी कक्षाओं की बात हो रही है? तो कोई ढक्कन ऐसा है जो 4 बोलेगा, तो समझिए 5 से 9 तक 4 नहीं 5 कक्षा की बात हो रही है, यानी 5 क्लास का जो औसत है वो औसत 5वीं से 9वीं का कितना दिया हुआ है? 54, ठीक है। और 10वीं क्लास यानी एक क्लास का हमें पता करना है, और टोटल जो औसत है 5 से 10 तक का वो दिया हुआ है कितना? 50। औसत वो संख्या जिससे सबको सूचित करते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और इसको भी 50 बनाइए तो यहां से 4 हटाना पड़ेगा। ऐसे कितने? 5 लोगों पे से, तो 4 पंचे 20 हटा दीजिए, 50 माइनस 20 30 सही जवाब होगा। देखिए ये सब औसत का इतना शानदार ट्रिक है कि आपको बेसिक से जाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ध्यान से सुनना, और ये सब बात मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा एसएससी जीडी के फाउंडेशन बैच में, बहुत डिटेल में। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि उस आयत का परिमाप 260 है तो आयत की लंबाई क्या होगी? मुझे बताइए, अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है तो आखिर इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं इसकी लंबाई को 8 मानूं, चौड़ाई को 5 मानूं, तो L प्लस B हो जाएगा 13, और 13 का दुगना 26, परिमाप 26 होगा। वो कहता है 26 नहीं है, वो कहता है ये 26 किसने कह दिया? ये 260 है, मतलब जीरो लगा दिया, यानी लंबाई भी में जीरो लगाएंगे 80, चौड़ाई में भी जीरो लगाएंगे 50। आपसे पूछ रहा लंबाई 80, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, डी होगा सही जवाब, डी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम आसान। अगला सवाल कह रहा 200 पृष्ठों की एक पुस्तक की 1000 प्रतियों के लिए 50 रीम कागज की जरूरत हो, तो 250 पृष्ठों की पुस्तकों की 2000 प्रतियां मुद्रित करने के लिए
कितने रिम कागज की जरूरत पड़ेगी। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये उस बच्चे को परेशान कर सकते हैं जो लैंग्वेज पढ़ना नहीं जानता, और जिसे लैंग्वेज पढ़ना आता है वो परेशान नहीं होगा। आप मेरे साथ यहां सुनिएगा ध्यान से कि कह क्या रहा है सवाल में। सवाल कहता है 200 पेज का एक पुस्तक है और ऐसे ऐसे पुस्तक हम 1000 निकालें। एक पुस्तक में 200 पेज है तो 1000 पुस्तक में कितने पेज होंगे? तो 200 इंटू 1000, 200 इंटू 1000 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। यानी इतने पेज के लिए हमें चाहिए 50 रिम, हमें 50 रिम चाहिए। अब कहता है कि मुझे 250 पेज वाले 2000 पुस्तक निकालने, तो कितने रिम चाहिए होंगे? तो मुझे एक बात बताइए, 250 एक पुस्तक में 250 तो 2000 में कितने? तो 250 दूना 500, तो ये हो जाएगा 500, और 3 जीरो यहां लगा दीजिए भैया, 3 जीरो यहां लगा दीजिए। इसी पेज में कितने रिम होंगे यही आपसे पूछा जा रहा। कैसे सोल्व करेंगे? एकदम यूनिटरी मेथड लगाइए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 50 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये 4000 आ गया। 4000 से यहां आने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 को 500 बनाना, 125 गुना करना पड़ेगा। इधर भी एक बचा है, 125 गुना करेंगे, यानी 125 रिम की आवश्यकता होगी। टिक मार दीजिए, 125 डी नहीं है, बी है, बी 125 रिम की आवश्यकता होगी। एकदम आसानी से कर सकते हैं सवाल को, बहुत आसान, बहुत सरल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डीआई का सवाल आ गया। एक बार मैं देखूंगा कि क्या आपको स्क्रीन पर कैसा दिखाई दे रहा है। ये डीआई बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, डीआई आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? डीआई के सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा, सबसे आसान सवाल होते हैं ये। क्वेश्चन कहता है 18, यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में बकवास वाली बातें लिखी हुई हैं। अब क्या कह रहा है? अलग अलग मदों में ये खर्च बताया गया है लाख रुपए में। कहता है दूसरा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा खर्च किस पर किया गया, मैं आपको कर दूं। यहां श्रम लिखा हुआ है और ये 450 है श्रम, ये 350 लिखा हुआ है कच्चा माल, ये 200 लिखा हुआ है विद्युत पर, 50 लिखा हुआ है किराया पर। अगर आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। 350 प्रचलन तंत्र पे, 250 रख रखाव पे, 150 कर में। अब बताइए कि सबसे पहले हाईएस्ट कौन है? सबसे पहले हाईएस्ट है 250, हाईएस्ट है भैया 250, और वो कौन सा है? श्रम वाला। ये कहता है हाईएस्ट नहीं चाहिए, दूसरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाहिए। तो 450 के बाद दो दो वैल्यू, दूसरा सबसे हाईएस्ट है, एक 350 प्रचालन तंत्र और फिर 350 कच्चा माल, ये दोनों। तो ढूंढिए ऑप्शन में, या तो प्रचालन तंत्र होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। तो भैया प्रचालन तंत्र तो है नहीं, लेकिन कच्चा माल दिया हुआ है सी, यानी सी सही जवाब होगा। सी राइट आंसर होगा, सी सही जवाब होगा। देखिए डीआई की खास बात है, कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ दिमाग यूज कीजिए, डेटा एनालाइज कीजिए, आंसर आपके सामने। कह रहा है कुल खर्च बताए, भैया कुल खर्च बताए, जोड़ दीजिए सारा खर्च, कितना खर्च हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने कि कितना कितना टोटल खर्च है। कि किराए पर है 50, विद्युत पर है 200, और 350 है श्रम पे, और कच्चा माल पे है फिर 350, श्रम पे 450 है, 300 नहीं, 350 नहीं है, 450 है श्रम पे, कच्चा माल पे है 350, और कर पे है 150। देखिए किसी बच्चे को ना दिखाई दे रहा हो तो मैं क्रिस्टल क्लियर बोलकर कर रहा हूं, पिछले सवाल में लिख भी दिया था। ठीक है, कर पर 150, रख रखाव पर 250, और प्रचालन तंत्र पर 350। तो भैया जोड़ दीजिए इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं जोड़ू इसे तो 3 2 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 1500 तो यही आ गए, और 50 50 1600 1700 1800, यानी 1800 लाख रुपए में बात की जा रही है टोटल खर्च 1800। ऑप्शन बी सही जवाब, बी सही जवाब है, एकदम आसान।
अगला सवाल कहता है कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। भैया केंद्रीय कोण सर्कल का पूरा घूम जाते हैं तो 360 डिग्री लगता है। अगर हम पूरा घूमते हैं तो हम 1800 लाख खर्च कर रहे हैं, 1800 लाख खर्च कर रहे हैं तो पूरा सर्कल घूम जाते हैं। और पूरे सर्कल का केंद्रीय कोण जो होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। कहता है मुझे बताए कर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो कर की वैल्यू तो 150, भैया 150 का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे, 150 की वैल्यू क्या होगी ये पूछी जा रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा काटपीट कीजिए आसानी से, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 36 काटेगा 5 बार में, और 5 से 150 आने के लिए 30 गुना करेंगे। यहां कुछ नहीं मतलब 1 है तो 30 गुना करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो डीआई सबसे आसान भाग है, एकदम स्कोरिंग छूटेगा नहीं, कोई भी बच्चा बना सकता है, कमजोर से कमजोर बच्चा। अगला सवाल देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसा एक क्वेश्चन होता है सरलीकरण का जिसमें मैं बार बार कहता हूं जिसको बॉडमास रूल नहीं आता है वो बिखर जाएगा बिल्कुल, जिसे बॉडमास रूल नहीं आता है वो भयंकर गलती करेगा सवाल में। बॉडमास रूल मैं लिख देता हूं सबसे पहले। बॉडमास रूल क्या होता है, BODMAS। बी मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ओ मतलब होता है ऑफ का काम करेंगे। डी मतलब डिवीजन, फिर भाग का काम करेंगे। फिर एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर ए मतलब एडिशन जोड़ का काम, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। आप गौर से देखिए कि अगर इस ब्रैकेट की हम बात करते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इस ब्रैकेट में भाग भी है का भी है। तो पहले का काम होगा, का मतलब होता है गुणा, तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी 1 बचा। 2/3 में 1 से भाग देंगे तो 2/3 बचेगा। देखिए ये ब्रैकेट टूट चुका है। अब यहां का भी लगा हुआ है, भाग भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले का काम होगा, यानी ये दोनों काम होंगे। 2/3 इंटू 9/15 होगा सबसे पहले। तो भैया ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा 3 बार, 9/15 है ना, तो 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6/15, यानी यहां से यहां तक का मान जो आया वो 6/15 आ चुका। और भी तो कट जाएगा ये, यहां आया 2/3 और इंटू 9/15, तो 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, 2/5। भैया ये 2/5 आ जाएगा, यहां से यहां तक 2/5। अब देखिए ये भाग लगा हुआ है और भाग के अंदर ब्रैकेट का काम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भाग है, गुणा है, का है, तो सबसे पहले का काम होगा। का काम करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 25, ये हो जाएगा। मैं इसे लिखूं 5/4, फिर डिवाइडेड बाय 5/2 और इंटू 8/25 होगा। इसका काम सबसे पहले किया। अब देखिए यहां भाग है और गुना है, तो सबसे पहले भाग का काम होगा। भाग का काम क्या होता है, इसमें इससे भाग अगर आप दे रहे हैं तो सीधा इसको उल्टा कर दीजिए ना, उल्टा करके गुना कर दीजिए। अगर भाग को आप गुना करते हैं ना तो 5/2 को उल्टा करके 2/5 कर दीजिए, 2/5 कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इसको सोल्व कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या क्या कट गया ये, तो 4 से कट गया ये 2 बार में, और क्या कट गया, 5 से 5 खत्म हो गया, तो आंसर आया 4/25। यहां से आंसर आ गया 4/25, 4/25, 4/25 आया। अब देखिए बीच में का साइन लगा हुआ है तो का है, और फिर ब्रैकेट लगा हुआ, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में यहां गुना है, भाग है, का है, तो पहले का काम करेंगे। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा 1, 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों गुना हो जाएगा। 9/4 चौके 16, यानी ये 9/16, 9/16। अब भैया अब सबसे पहले का काम होगा, तो पहले का काम करेंगे। 4 से 16 खत्म हो गया 4 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा है। 9/25 चौके 100, 9/100 है ये, 9 अपॉन क्या आ गया 100। अब भाग दे दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कभी भी आपको भाग देना हो तो आप भाग के जगह पर गुणा कर लीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। 9/100 को क्या लिखेंगे, 100/9। अब देख बेटा किससे कट गया, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40, 40/9, 40/9 कहां है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए बॉडमास रूल इतना खतरनाक है कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो सवाल में गलती होनी तय होती है, इसलिए इसको संभल कर बनाइएगा एग्जाम में भी। देखिए हर सवाल वो नहीं होता है कि आप सवाल देखिए मार दिए, नहीं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको रोकेंगे, आपको रोकेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो गलती करेंगे वहां पे, तो इसलिए अच्छे से समझकर बनाइएगा। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। वर्तमान आयु का अनुपात 8:9, लिख लो बेटा, ये वर्तमान आयु। 9 वर्ष बाद यह आयु 19:21 हो जाती है। 9 वर्ष बाद ये 19:21 हो जाती है। एक बात बस ध्यान रखना, अगर हम 9 वर्ष बाद जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 9 वर्ष अगर बाद जाएंगे तो जितनी वृद्धि इसमें होनी चाहिए उतनी ही यहां होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 8:19 बना है 11 जोड़कर, और 9:21 बना है 12 जोड़कर। ये गलत बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंतर अलग हैं। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2। ये नहीं होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए। अंतर को सेम कर दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। अगर आप अंतर को सेम कर दीजिए, यहां 2 गुना कर लीजिए, अंतर सेम आ जाएगा। तो ये 2 गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ये बन जाएगा। अब ये 19 है, ये 21 है भैया, ये 19-21 है। अब देख लीजिए सब में सेम इंक्रीमेंट हो रहा होगा। 16-19 बना 3 जोड़ के, 18-21 बना 3 जोड़ के, यानी हम 3 आगे जा रहे हैं। 3 आगे जा रहे हैं। सवाल कहता है 3 आगे नहीं जाना है, 9 आगे जाना। 3 को 9 बनाना है यानी 3 गुना करेंगे। 3 को 9 बनाना है तो हम 3 गुना करेंगे, यहां 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां। इसका मतलब बी की जो उम्र है वो 18 इंटू 3, सब में 3 गुना करिए, 54 साल का है ये प्रेजेंट में। ए की उम्र 16 या 48 साल की। अगर पूछा जाता प्रेजेंट में ए की उम्र क्या है तो आंसर होता 48 साल, बी की उम्र क्या है तो आंसर होता 54 साल। लेकिन ये नहीं पूछा गया सवाल में। सवाल कहता है कि सी बी से 3 साल छोटा है, तो सी की वर्तमान उम्र क्या है? सी बी से 3 साल छोटा है। मुझे बताइए बी की उम्र पता चल चुकी है 54। 54 में से 3 घटा देंगे 51 साल, 51 ईयर सही जवाब हो जाएगा। 51 ईयर, एकदम आसान सा। आप इसे एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। रेशियो से आप आसानी से मौखिक कर सकते हैं अगर आपने डिफरेंस को सेम कर लिया तो। अगला सवाल कहता ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:3:8 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। बाकी बचे हुए कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखो यहां मेरे पास स्पेस ही नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं। अब सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है ए बी और सी की क्षमता का अनुपात, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 5:3:8 है। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम है। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 5 3 8 8 8 16 काम करेंगे तीनों मिलकर एक दिन में। वो कहता है वो तीनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते। एक दिन में 16 काम, तो 30 दिन में 16 इंटू 30, यानी टोटल 480 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क की वैल्यू 480 आ जाएगी। अब सवाल कहता है ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। तो भैया ए और बी को 20 दिन काम कर भाई। ए और बी दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 8 160। 160 काम इन्होंने कर लिया। अगर 480 में 160 काम कर लिया तो बचा कितना? 320 काम। 320 काम शेष है, यही शेष काम है। और इस काम को किसे करना है? तो कहता है इस काम को, बाकी बचे काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? टाइम टेकन बाय सी। तो भैया सी का समय बराबर होता है काम, अब बटे जिससे करवाना है उसकी क्षमता। सी से करवाना, सी की क्षमता कितनी? 8। तो 8 चौके 32, 40 दिन। 40 दिन सही जवाब हो जाएगा। 40 ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर होगा। 40 दिन सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए अनुपात बी 2:5 है। ए अनुपात बी 2:5 बताया गया है। और बी देखो सी बी लिखा हुआ, सी बी लिखा हुआ, आप भी लिख लीजिए सी बी। इसकी वैल्यू है 3:4। तो पूछा जा रहा है ए बी सी। देखिए ऐसे सवाल करने के अनेक तरीके, एक नहीं अनेक तरीके हैं करने के, लेकिन जो फंडामेंटल तरीका है कि यहां बी का मान 5 है, यहां बी का मान 4 है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक
एक वेरिएबल के दो मान एक सवाल में कैसे हो सकते हैं? यानी ये दोनों सेम करने होंगे, ये दोनों b के मान है, दोनों सेम करने होंगे। और मैथ में दो संख्या को सेम करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, 5 4 का एलसीएम 20 होता है, यानी यहां 4 गुना कर दीजिए और यहां 5 गुना कर दीजिए। अब बात बन चुकी है, अगर हमने 4 गुना किया तो इसमें भी 4 गुना होगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20 बन जाएगा। अगर 5 गुना किया तो यहां भी 5 गुना होगा, 15 बन जाएगा और 20 बन जाएगा। अब देखिए सारी बात सही है, ए का मान 8 है, बी का मान चाहे यहां से पढ़ो या यहां से 20 है और सी का मान 15। तो ए बी सी का मान क्या आया? 8 20 और 15। तो देखो 8 20 और 15 कहां लिखा हुआ? 8 20 15 ऑप्शन है, 8 20 15 राइट आंसर है भाई साहब, 8 20 15 सही जवाब। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 8100 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। एक लाजवाब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, बेहतरीन सवाल। जो बच्चा कैलकुलेशन से डरता है उसे डर लग जाएगा कि 5 महीना दिया हुआ है और एक सही 1/4 साल। पहले 1/4 साल क्या होता है? एक साल का चौथाई भाग 3 महीना होता है और एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी टोटल 15 महीने का पूछ रहा है। यह ध्यान रखना, टोटल 15 महीने का ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देख निकालेंगे कैसे 15 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज भैया, कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। उसने ब्याज की जो दर दे रखी है वो दे रखी है 8%। 8% ब्याज की दर है, 8% ब्याज की दर है वार्षिक। वार्षिक मतलब 12 महीना होता है, 12 महीना का 8% है। तो बेटा मुझे ये बता दो कि एक महीने का कितना होगा? तो 8/12%, ये एक महीने का। वो कहता है ब्याज को 5 माह पर संयोजित किया जाता है, संयोजित मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो 5 माह का कितना होगा? तो बोलिए 5 माह का, एक माह का इतना है तो 5 माह का 5 गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 5 दूना 10, ये 10/3% है। 10/3% ये रेट है 5 महीने का। इसका भिन्न मान निकाल लीजिए, इसकी भिन्न मान परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, 1/30 ये इसका भिन्न मान है। यानी मूलधन अगर 30 है, मूलधन अगर 30 है तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी होगी? 31। मिश्रधन की वैल्यू 31, ये 5 महीने में। वो कह रहा है 15 महीने में क्या होगा? तो 15 महीने के लिए 5 महीना 30 31, फिर 5 महीना 30 31, फिर 5 महीना 30 31, गुणा कर दीजिए। या ऐसे समझिए 5 महीने में 30 से 31 है तो 15 महीने में 5 महीना 3 बार आता है, तो आप 3 पावर लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बेटा 3 पावर लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 30 का क्यूब जो होता है वो होता है 3 का क्यूब 27, तो ये 27,000 बन चुका है। 31 की क्यूब क्या होती है? 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961 और 31 गुना कर दीजिए, क्यूब पता चल जाएगा। तो बेटा 1 गुना करेंगे तो 961 ही हो गया, 3 गुना करेंगे 3, 3 6 के 18, 9 तिया 27, 1 28, जोड़ दीजिए 1 6 3 9, 9 8 17, 28 1 29, यानी 29,791। 31 का क्यूब है 29,791। मुझे बताइए ब्याज कितने का बना? तो ब्याज बना है आपका 2,927, 2,027 2 29, 2,791 इतने का। मूलधन है 27,000, मिश्रधन है 29,791, यानी ब्याज जो बना है वो बना है 2,791 15 महीने में। अब देखिए ये जो ब्याज बना है ये 27,000 पर बना है। वो कहता है 27,000 है ही नहीं, ये तो 8100 है। अगर 27,000 की वैल्यू 8100 है तो रिलेशन कितने का आएगा? 0 से 0 खत्म हो गया, 1 का मान 27, इसको काटेगा 3 बार में, 10 3 के बराबर है तो 1 का मान 3/10 होगा। तो इसका मान निकालने के लिए इसमें भी 3/10 गुना कर देंगे, यानी 2791 इंटू 3/10। दिस इज योर राइट आंसर। इसको सोल्व कीजिए, आप सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 नमा 27 यानी 2, 27 तिया 81, 81 2 83, नीचे 0 है तो उसके कारण दशमलव आएगा 837.3। दिस इज योर राइट आंसर। और 837 देखिए लगभग एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी यही सही जवाब। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने पूरे सेट बनाए, आपने देखे होंगे कि कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे या 2 सवाल ऐसे हैं जो आपको रोक रहे हैं थोड़ा सा, कि आप सारे सवाल जो ऐसे
सवाल सोल्व कर रहे हैं बिल्कुल सेकंड सेकंड में, वो हर सवाल नहीं कर पाएंगे, एक दो सवाल बनाना होगा। तो जो कमजोर बच्चा होता है वो क्या करता है, ऐसे सवाल को छोड़ देता है, तो फिर सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा आपका। मैथ रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे समझिए सारे सवाल करने होंगे, बाकी के सवाल को एकदम मौखिक बनाइए, एक दो सवाल जो रुकने वाला है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए आज का आखिरी सवाल था, लास्ट क्वेश्चन आपका था। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 4 में। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी ये। बस आप लास्ट तक पूरा सेट बनाइएगा और अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, तभी आप खुद को मतलब खुद के टेस्ट को एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि जो एनालिसिस करता है मॉक टेस्ट का, सफल वही होता है। सिर्फ टेस्ट लगाने से बात नहीं बनती, एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कमियां पता चलती है। तो ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट 4 में। जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।